परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक काफी दिलचस्प दौर की गहराई में उतर रहे हैं। जी। मौर्य साम्राज्य जब कमजोर पड़ रहा था, उसके बाद कई विदेशी सत्ताएं आईं, तो हमारा फोकस रहेगा इंडो ग्रीक यानी यवन, पार्थियन यानी पहलव और शक मतलब सीथियन शासकों पर। जी। और इस दौर को समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं। हाँ। कुछ तो है साहित्यिक, जैसे गार्गी संहिता का युग पुराण है, या फिर बौद्ध ग्रंथ मिलिंद हो। और बहुत सारी जानकारी वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, खासकर सिक्के। सिक्के, अच्छा। हाँ, उन शासकों ने जो सिक्के चलाए और जो शिलालेख लिखवाए, ये सब मिलकर उस वक्त की एक तस्वीर बनाते हैं एक तरह से। हाँ, तो हमारा इरादा ये नहीं कि बस राजाओं के नाम और लड़ाइयां रट लें, बिल्कुल। बल्कि ये समझना है कि ये समूह, ये लोग भारत क्यों आए, कैसे आए, उन्होंने यहाँ शासन कैसे जमाया, और सबसे जरूरी, उनके आने से यहाँ के समाज पर, संस्कृति पर, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल। ये सिर्फ हमले की कहानी नहीं है, ये तो भाई सांस्कृतिक लेन देन, घुलने मिलने की भी कहानी है। हाँ, तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं जरा। तो शुरुआत करें इंडो ग्रीक से, जिन्हें भारतीय ग्रंथों में यवन कहा गया है अक्सर। स्रोत बताते हैं कि पहला बड़ा यवन हमला पुष्यमित्र शुंग के टाइम हुआ था, और कमाल की बात यह है कि इनके बारे में ज्यादातर जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। बिल्कुल सही। कहानी असल में सिकंदर के बाद शुरू होती है। जब उसका इतना बड़ा साम्राज्य टूटा, तो उसके सेनापतियों ने अलग अलग हिस्से संभाल लिए। अब पश्चिमी और मध्य एशिया में सेल्यूकस का वंश था, लेकिन फिर करीब 250 ईसा पूर्व के आसपास ना, बैक्ट्रिया मतलब आज का उत्तरी अफगानिस्तान और पार्थिया यानी ईरान, ये इलाके एक तरह से आजाद हो गए। अच्छा। और यही बैक्ट्रिया इन यूनानियों का गढ़ बन गया जो भारत आए। अफगानिस्तान में हमें यूनानी बस्तियों के निशान भी मिले हैं, और सिक्के तो ढेरों मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो वहां ठीक ठाक जम गए थे। और फिर बैक्ट्रिया से वो भारत की तरफ बढ़े। सुना है भारत में इनके 2 मुख्य वंशों ने राज किया। मोटे तौर पे हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक डिमिट्रियस का वंश था, जिसकी राजधानी थी साकल। साकल यानी आज का सियालकोट। हाँ, सियालकोट। और दूसरा था यूक्रेटाइडीज का वंश, जिनका सेंटर था तक्षशिला। डिमेट्रियस प्रथम वो पहला शासक था जिसने करीब 183 ईसा पूर्व में भारतीय सीमा पार की, पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी किया। और उसके सिक्के बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उन पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियां हैं। 2 लिपियां एक ही सिक्के पर? इसका मतलब ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं थी, ये एक सोचा समझा कदम था। ये दिखाता है कि वो बस बाहर से आकर राज करने वाले विजेता बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो यहाँ के लोगों से, यहाँ के सिस्टम से, कल्चर से, मतलब एक कनेक्शन बनाना चाह रहे थे। अच्छा। और आगे चलकर तो अगाथोक्लीस जैसे राजा हुए, उन्होंने तो ब्राह्मी लिपि भी इस्तेमाल की और सिक्कों पर कृष्ण और बलराम जैसे भारतीय देवताओं की तस्वीरें बनवाई। सोचिए जरा, अरे वाह, एक यूनानी राजा के सिक्के पर हिंदू देवता, ये तो सीधा सीधा यहाँ की मान्यताओं को अपनाना हुआ। बिल्कुल। और इसी कड़ी में वो सबसे मशहूर नाम आता है मिनांडर या मिलिंद। हाँ, मिनांडर। शासनकाल लगभग 160 से 120 ईसा पूर्व। यकीनन सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा। बौद्ध साहित्य में उन्हें मिलिंद के नाम से जानते हैं, और एक पूरा बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद हो, मतलब मिलिंद के सवाल। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, उनके बीच जो गहरी फिलोसॉफिकल बातचीत हुई ना, उसका कलेक्शन है। और कहते हैं कि इसी बातचीत के बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या बात है। इसके कुछ और सबूत भी हैं सिक्कों वगैरह पर? हाँ, उनके कुछ कांसे के सिक्कों पर बौद्ध धर्म का निशान धर्म चक्र बना हुआ मिलता है। कुछ सिक्कों पर धर्मिकस यानी धार्मिक ऐसी उपाधि भी लिखी है। मिनांडर का राज काफी बड़े इलाके में था, और ऐसा मानते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के उसी ने चलाए। अच्छा, सोने के सिक्के? हाँ, हालांकि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के यूक्रेटाइडीज वंश ने चलाए थे। और एक बात और, मिनांडर की मौत के बाद कहते हैं कि उसके अस्थि अवशेषों पर कई शहरों ने दावा किया, उन पर स्तूप बनवाए। ये दिखाता है कि वो कितना अहम राजा माना जाता था। मिनांडर की कहानी तो सच में दिलचस्प है। अच्छा, अब वो जो दूसरा वंश था यूक्रेटाइडीज वाला, तक्षशिला वाला, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, उस वंश का भी अपना महत्व है। उनके एक राजा थे
हेलियोडोरस, जिसने विदिशा यानी बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में वो मशहूर गरुण स्तंभ लगवाया। ये घटना तो कमाल की है। सोचिए, एक ग्रीक राजदूत तक्षशिला से आया और मध्य भारत में एक हिंदू देवता के लिए स्तंभ बनवा रहा है ना कमाल। ये उस दौर में जो कल्चरल मिक्सिंग हो रही थी ना, उसका बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि ये यवन शासक और उनके लोग किस हद तक भारतीय धर्मों और रिवाजों से प्रभावित हो रहे थे, उन्हें अपना रहे थे। हालांकि बाद में पहलवों और शकों का दबाव बढ़ा और ये यूक्रेटाइडीज वंश खत्म हो गया, गंधार से यूनानी राज चला गया। तो अगर हम इंडो ग्रीक शासन का पूरा असर देखें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? क्या बदला उन्होंने? कई चीजें हैं। पहली बात तो सिक्कों में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने सिक्कों पर राजा का नाम और अक्सर तस्वीर छापने की शुरुआत की। ये पहले भारत में आम नहीं था। अच्छा। सोने के सिक्के लाने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। और सिक्कों को ढालने की जो बेहतर तकनीक थी, ठप्पा विधि, वो भी शायद उनकी देन है। और वो 2 भाषाओं और 2 लिपियों वाले सिक्के तो थे ही। और संस्कृति पर, कला, साहित्य पर क्या असर हुआ? भारतीय नाटक में स्टेज पर जो पर्दा गिरता है ना, हाँ, उसे यवनिका कहते हैं। हाँ, यवनिका नाम ही इशारा कर रहा है। देखो, ज्योतिष पर भी यूनानी असर पड़ा। एक ग्रंथ है यवन जातक। मूर्तिकला में गांधार स्टाइल तो साफ तौर पर ग्रीको रोमन आर्ट से प्रभावित थी। यहाँ तक कि महाभारत जैसे ग्रंथ में यवनों को सर्वज्ञ कहा गया है, मतलब सब कुछ जानने वाला। और ये भी कि भाई वो म्लेच्छ यानी विदेशी हैं, पर ज्ञान की वजह से पूजनीय है। ये तो उस समय के समाज का काफी खुला नजरिया दिखाता है। जटिल भी है पर खुला भी है। अच्छा, यवनों के बाद कौन है? अब बात करते हैं पार्थियन यानी पहलुओं की। ये ईरान से थे। हाँ, इनका ओरिजिन पार्थिया यानी ईरान था। भारतीय साहित्य में अक्सर उन्हें शकों के साथ मिलाकर शक पहलव कह देते हैं, शायद इसीलिए कि वो लगभग एक ही टाइम पर और एक ही रास्ते से आए। भारत में इनका सबसे ताकतवर राजा हुआ गोंडोफर्नीज, पहली सदी ईस्वी में, लगभग 20 से 41 ईस्वी। उसने तक्षशिला को राजधानी बनाया और पेशावर के पास उसका एक अभिलेख मिला है, तख्ते-बाही अभिलेख। उसमें उसे गुधवर कहा है। और गोंडोफर्नीज के साथ वो एक बहुत मशहूर कहानी जुड़ी है ईसाई संत सेंट थॉमस के भारत आने की। बिल्कुल। एक पुरानी ईसाई मान्यता है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस धर्म का प्रचार करने गोंडोफर्नीज के टाइम में ही भारत आए थे। और बाद में दक्षिण भारत में मेलापुर, चेन्नई के पास, वहीं उनकी मृत्यु हुई। पहलवों का शासन वैसे ज्यादा लंबा नहीं चला, कुषाणों ने उन्हें हरा दिया। चलिए अब तीसरे अहम समूह पर आते हैं, शक, जिन्हें सीथियन भी कहते हैं। ये मध्य एशिया के कबीले थे। हाँ, मध्य एशिया के खानाबदोश कबीले थे। चीनी सोर्स में इन्हें सैये कहा गया है। ये भारत में अलग अलग रास्तों से आए और शायद कई ग्रुप्स में आए। एक जरूरी चीज जो उन्होंने भारत में शुरू की वो थी क्षत्रप सिस्टम। क्षत्रप, ये क्या था? ये एक तरह का प्रांतीय शासन था। मतलब राजा के नीचे गवर्नर होते थे जिन्हें क्षत्रप कहते थे। ये सिस्टम शायद उन्होंने ईरान से सीखा था। भारत में शकों की कई शाखाएं फैल गई फिर। पश्चिमी क्षत्रप, जिनका सेंटर नासिक और उज्जैन था। तक्षशिला का पहला शक राजा माउस या मावेस माना जाता है। जी। लेकिन ये पश्चिमी क्षत्रप ज्यादा टिके और ज्यादा प्रभावशाली रहे, है ना? जी, खासकर उज्जैन वाले। सही कहा। पश्चिमी भारत में इनके 2 खास वंश थे। पहला क्षहरात वंश, इनका सेंटर नासिक था और सबसे बड़ा राजा हुआ नहपान। नहपान के दामाद थे उशावदात। उनके नासिक अभिलेखों से पता चलता है कि वो ब्राह्मणों को और बौद्ध संघों को दान देते थे। फिर वही बात, स्थानीय परंपराओं से जुड़ने की कोशिश। बिल्कुल। और दूसरा, वो ज्यादा मशहूर वंश, उज्जैन का कारदमक या चष्टन वंश। यहीं पर वो नाम आता है रुद्रदामन। हाँ, रुद्रदामन प्रथम, शासनकाल लगभग 130 से 150 ईस्वी। ये इस वंश का और शायद सभी शक राजाओं में सबसे महान हुआ। गुजरात, सिंध, मालवा, कोंकण, काफी बड़े इलाके पर राज किया उसने और महाक्षत्रप की उपाधि ली। रुद्रदामन का नाम आते ही मुझे तो जूनागढ़ का वो शिलालेख और सुदर्शन झील याद आती है। बिल्कुल। उसका गिरनार यानी जूनागढ़ का शिलालेख कई वजहों से बहुत खास है। पहली बात तो ये कि ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया शायद पहला लंबा शिलालेख है। संस्कृत में? उस जमाने में तो प्राकृत ज्यादा चलती थी ना? हाँ, ज्यादातर राजकीय आदेश प्राकृत में होते थे, तो संस्कृत का इस्तेमाल एक बड़ा कदम था। तो ये सिर्फ भाषा की बात थी या इसका कोई और मतलब भी था? शायद ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी। कई विद्वान मानते हैं कि ये एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी।
संस्कृत अपनाकर रुद्रदामन खुद को एक पारंपरिक भारतीय राजा की तरह दिखा रहा था, अपनी सत्ता को एक कल्चरल लेजिटिमेसी दे रहा था। दिलचस्प। ये भी खाता है कि शक राजा कैसे भारतीय कल्चर के एलिमेंट्स अपनाकर अपनी जगह बना रहे थे। और उसी अभिलेख में ये भी लिखा है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, वो भी बिना विष्टि के। विष्टि यानी बेगार। बिना जबरदस्ती मजदूरी लिए। हाँ, बिना बेगार लिए, जो एक अच्छे राजा की निशानी मानी जाती थी। तो मतलब ये शक राजा सिर्फ बाहर से आकर राज करने वाले नहीं रहे, वो यहीं के सिस्टम में रच बस गए। काफी हद तक। रुद्रदामन के उसी अभिलेख में लिखा है कि उसने सातवाहन राजा वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया, लेकिन नजदीकी रिश्तेदारी थी इसलिए उसे खत्म नहीं किया। अच्छा, रिश्तेदारी थी, मतलब शादी ब्याह होते थे इनके बीच। हाँ, इससे यही पता चलता है, वैवाहिक संबंध थे। रुद्रदामन खुद वैदिक धर्म को मानने वाला बताया गया है और संगीत कला में भी माहिर था। और सिक्के, शकों के सिक्कों में क्या खास था? सिक्के बहुत चलाएं, बड़ी संख्या में। हाँ। और रुद्रदामन के सिक्के इसलिए भी खास हैं क्योंकि उन पर संस्कृत में लेख के साथ साथ डेट मतलब साल भी लिखा है। तारीख वाले सिक्के भारत में पहली बार। हाँ, शायद ये भारत के पहले डेट वाले सिक्के थे। और उनकी मुद्राओं पर अक्सर ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी तीनों लिपियां मिलती हैं। कुछ शक सिक्कों पर तो शिव पार्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी हैं। तो शक शासन काफी लंबा चला फिर। हाँ, पश्चिमी क्षत्रपों ने पश्चिमी भारत में करीब 400 साल राज किया। उनका अंत हुआ 4वीं सदी ईस्वी में, जब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने आखिरी शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराया और उनका राज गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। आपने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा। ये विक्रमादित्य उपाधि और एक विक्रम संवत की भी बात आती है, इनका क्या कनेक्शन है आपस में? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। एक जैन परंपरा है कालकाचार्य कथानक। उसके अनुसार 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के कोई राजा थे विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को हराया था और इसी जीत की याद में उन्होंने विक्रम संवत नाम का कैलेंडर शुरू किया। इसे मालवा संवत भी कहते हैं। अच्छा, 57 ईसा पूर्व। पर क्या ये ऐतिहासिक रूप से पक्का है? इस खास घटना की ऐतिहासिकता पर थोड़ी बहस है, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि बहुत पॉपुलर और प्रतिष्ठित हो गई। तो ये एक नाम न होकर एक टाइटल जैसा बन गया? बिल्कुल, जैसे रोम में सीजर या ऑगस्टस एक टाइटल बन गया था ना, वैसे ही भारत में जो राजा बहुत वीर होते थे, महान पराक्रम दिखाते थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि अपनाने लगे। मतलब पराक्रम का सूर्य। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय इसे अपनाने वाले सबसे मशहूर राजा थे। कहते हैं इतिहास में कुल 14 राजाओं ने ये उपाधि अपनाई। हेमू आखिरी थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों समूहीकरण पहलव शक भारत आए, लड़ाइयां लड़ी, राज किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो यहीं की संस्कृति में धीरे धीरे घुल मिल भी गए। निश्चित रूप से ये सिर्फ टकराव की कहानी नहीं है, ये तो गहरे लेन देन और समन्वय की कहानी है। उन्होंने यहाँ के धर्म अपनाए, बौद्ध धर्म, शैव, वैष्णव, यहाँ की भाषाएं सीखी और इस्तेमाल की, संस्कृत, प्राकृत, लिपियां, ब्राह्मी, खरोष्टी, यहाँ के राज परिवारों से रिश्ते जोड़े। और बदले में भारत को भी उनसे कुछ मिला? हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी भारत को काफी कुछ दिया, जैसे सिक्का बनाने की नई तकनीकें, कला में गांधार स्टाइल, प्रशासन में क्षत्रप सिस्टम, ज्योतिष और शायद नाटक में पर्दे का चलन वो यवनिका। तो ये दिखाता है कि प्राचीन भारत का समाज कितना डायनामिक था। ऐसा नहीं था कि एक तरफ एकदम स्थिर भारतीय संस्कृति थी और दूसरी तरफ बाहरी लोग। सही कहा। बल्कि ये तो लगातार चलने वाली लेन देन और बदलाव की प्रक्रिया थी। ये सारे समूह भारतीय इतिहास और संस्कृति का हिस्सा बन गए। और ये हमें सिखाता है कि आक्रमणकारी जैसे आसान लेबल से आगे देखना कितना जरूरी है। उनकी मौजूदगी ने संस्कृत अभिलेखों के विकास को या डेट वाले सिक्कों की शुरुआत जैसे कई अहम बदलावों को तेजी दी, और उनका यहाँ की मुख्य धारा में मिल जाना उस दौर के भारतीय समाज की जो मतलब सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी, उसको भी दिखाता है। तो आज हमने प्राचीन भारत में इंडो ग्रीक, पार्थियन और शकों के सफर को समझा, उनके आने से लेकर उनके शासन, उनके असर और आखिर में भारतीय समाज में उनके मिल जाने तक। 2 भाषाओं वाली सिक्कों से लेकर संस्कृत के लंबे शिलालेखों तक उनकी छाप इतिहास पर काफी गहरी है। जी, और मुख्य सबक यही है कि संस्कृतियों का मिलना कभी एक तरफा नहीं होता। जीत और राज के साथ साथ एक दूसरे में समाने और एक दूसरे को बदलने की प्रक्रिया भी चलती है।
इससे दोनों ही पक्ष बदलते हैं और समृद्ध होते हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने सुना कि महाभारत जैसे ग्रंथ में यवनों को उनके ज्ञान के लिए सर्वज्ञ कहा गया, सम्मान दिया गया, भले ही उन्हें म्लेच्छ भी कहा गया। ये जो मिला जुला नजरिया है, बाहरी ज्ञान का सम्मान पर शायद एक सांस्कृतिक दूरी भी, ये ऊंचे दरबारों और पत्थर के शिलालेखों से हटकर आम लोगों की जिंदगी में कैसे दिखता होगा? ये सोचने वाली बात है। जिन इलाकों पर इन समूहों का सदियों तक असर रहा, वहां रोजमर्रा की जिंदगी में, रीति रिवाजों में, आपसी बातचीत में किन अनकहे अनलिखे तरीकों से इस मेलजोल ने अपनी शक्ल ली होगी, इस पर गौर किया